बहनों भाइयों, महाराणा प्रताप ने अकबर जैसे शासक के सामने कभी उन्होंने घुटना नहीं टेका। कौन सा ऐसा कष्ट है जो महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में नहीं झेला है? महल छोड़ा, सत्ता का सुख छोड़ा, जंगलों में शरण ली, यहां तक कि घास की रोटी को खाना उन्होंने मंजूर किया, लेकिन कभी भी स्वाधीनता और स्वाभिमान के साथ महाराणा प्रताप ने समझौता नहीं किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए किया गया बलिदान किसी भी व्यक्ति के सुख सुविधा या सम्मान से कहीं बहुत अधिक बड़ा होता है और वह अपने में अनमोल होता है। बहनों भाइयों, महाराष्ट्र की यह धरती वीरता और बलिदान की धरती है। यही वह धरती है जिसने छत्रपति महाराज शिवाजी जैसे महानायक, राष्ट्र नायक को जन्म दिया। और आज हम जिन महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किए हैं, जिस पुतले का महाराणा प्रताप जी का अनावरण किया है, वह छत्रपति महाराज शिवाजी के भी प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जब किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता सा संस्कृत पर मेरे बहनों भाइयों कोई बुरी नजर से देखता है, तो कोई न कोई ऐसे ही महापुरुष इस संकट से लड़ने के लिए, इस संकट को दूर करने के लिए धरती पर अवतरित होते हैं। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीरों का पूरा जीवन ही इस बात का सबूत है, इस बात का प्रमाण है। भारत की वीर गाथाओं के ऐसे सभी नायकों और मां भारती के आत्मसम्मान के सभी रक्षकों को मैं पुनः एक बार शीश झुकाकर आप सभी के सामने नमन करता हूं। साथियों, जब तक संसार में वीरों की पूजा होती रहेगी, तब तक महाराणा प्रताप का उज्जवल और अमर नाम लोगों को स्वतंत्रता और देशभक्ति का संदेश देता रहेगा। स्वतंत्रता और देशभक्ति का यह पाठ पढ़ाता रहेगा। अपने असाधारण बलिदान, वीरता और चरित्र की दृढ़ता के कारण महाराणा प्रताप भारतीय शौर्य परंपरा के मैं मानता हूं कि प्रतीक भी हैं और साथ ही बताया इस पर अभी अपने भाषण में कहा है कि एक दलित समुदाय को जो सनातन के दूसरे वर्ग हैं उनसे लड़ाने की साजिश समाजवादी पार्टी कर रही है। आप पहले इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी के राष्ट्रीय महासचिव बना के धर्म ग्रंथ को जलवाया। उसके बाद इन्होंने अबू आजमी से कह के एक बयान औरंगजेब को लेकर दिलवाया और वहां पर दंगे करा दिए। जब उससे निजात नहीं मिली तो इन्होंने देखा कि सनातन कुंभ के बारे में मिल गया है, तो दलित को इनसे सबसे अलग करो। इसके लिए एक दलित सांसद तलाशा उन्होंने, और दलित सांसद को तलाश के कोई ताज्जुब करेगा कि वो ऐसा कह सकते हैं, और जान के उन्होंने गाली दिलवाई एक भारत के योद्धा को, जिसमें राष्ट्रवादी लोग खड़े हो जाएं, फिर कहें ये तो ऊंची जात के लोग हैं, एक दलित सांसद को क्या कह रहे हैं। जान के उत्तेजना कहते हैं 2-2 हाथ करेंगे। आप ऐसा बयान दोगे 2-2 हाथ करेंगे, तो 2-2 हाथ करोगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं हो जाएगी। इसलिए मैं सबसे अपील करूंगा, ये साजिश है, किसी को प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं, किसी को कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। इन्होंने श्री राम अपने सुमन जी को ले के बाद एक और रामचल राजभर को लिया है, जान के कि दलित को से कहलाने वो नहीं, इंद्रजीत सरोज को लिया है, और जान के छांटते हैं। ये छांटते ऐसे लोगों को है कि वो कुछ ना कुछ बोल दे। इंद्रजीत सरोज के माध्यम से उन्होंने देवी देवताओं को गाली दिलाई, उनकी शक्ति को चुनौती दिया। जब उनकी शक्ति को चुनौती दिया, वो समझते हैं कि उनकी क्रिया को प्रतिक्रिया करके कोई उनके साथ अशिष्टता कर दे, और फिर वो धरने पे बैठ जाए और कहे कि दलित का अपमान, दलित का अपमान। मैं कहूँगा कि सारे, चाहे जो दलित हैं, चाहे सवर्ण हैं, चाहे पिछड़े हैं, ये राजनीति दलों की साजिश को समझिए। ये 2027 के चुनाव के लिए इस प्रकार के गलत बयानबाजी के कारण ये सबको बांटना चाहते हैं, इससे सावधान रहिए। पूरा देश एक आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आतंकवाद के दौर से गुजर रहा है। भारत से ही दिशा मिलेगी। उन भारत के आचार्य परंपराओं में एक महान आचार्य मलुकदास जी महाराज जी, वे उनकी जयंती के अवसर पर आए हैं। आज चारों तरफ सनातन का गौरव है।
और सनातन विरोधी बहुत तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। तो हमें ऐसा प्रयास करना है कि चारों तरफ हमारे आचरण से, हमारे शक्ति से, हमारे सामर्थ्य से, हमारे संगठन से हम जो सनातन विरोधी शत्रु दल है उसको परास्त कर सकें। उसके लिए आज सब संत महापुरुष आज एकत्रित हुए हैं और अपने स्वधर्म और सनातन धर्म, राष्ट्र धर्म का पालन करने के लिए सबसे आह्वान किया। अरे भैया, रूह अफ़ज़ा वालों ने, अब हमने तो किसी का नाम बोला नहीं, अब रूह अफ़ज़ा वालों ने सरबत जिहाद को अपने सिर ऊपर ले लिया, इसका मतलब वो जिहाद कर रहे होंगे। यदि उनकी निष्ठा यदि हमदर्द की और हिमालय की निष्ठा 100% इस्लाम में है और वो उसके लिए मदरसे और मस्जिद बनाते हैं तो उनको तो खुश होना चाहिए, लेकिन सनातनियों को तो समझना चाहिए ना कि किससे सनातन का गौरव बढ़ रहा है और किससे इस्लाम का गौरव बढ़ रहा है। अब इसको लेकर के भी किसी को पेट में दर्द होता हो तो होने दो, जो सरबत जिहाद है सो है ही। बंगाल हमारे साथ सुबह सुबह आज जब हम मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में अनूप अग्रवाल, निमित अग्रवाल, इनके साथ 4-5 लड़के थे। इन लोगों ने वहां हमारे साथ बदतमीजी करी, मारा पीटा, चैन थी, 50,000 रुपए थे जेब में, सब छीन लिया। सुबह से 9 बजे से आए हुए हैं थाने, कभी मेडिकल कभी कुछ करवाया है। अब पदाधिकारी हैं पार्टी के, और जब हम पदाधिकारी का ये हाल है, सुनवाई नहीं है, तो जनता की क्या सुनवाई होगी? गुंडागर्दी चल रही है। और कह रहे हैं बताओ, पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। ये तो ये बताएंगे ना, क्यों नहीं सुन रहे? सीओ साहब बैठे अंदर। वो लोग कौन है विवाद हुआ आपका? अनूप अग्रवाल, निमित अग्रवाल। वजह क्या थी विवाद की? ये तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ, वजह क्या थी। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना आज से पहले उनसे कभी कोई बातचीत हुई है, किसी भी तरीके का कोई उनसे विवाद नहीं है मेरा। जी अब क्या मांग है? और कह रहा हूँ बताओ, जिन्हें मारा बताओ। मांग दिया, जब तक पकड़ के नहीं आएंगे वो हम नहीं जाएंगे, तब तक नहीं जाएंगे। और उन्होंने ऐसे लड़के पाल रखे हैं साथ में जिनसे मारपीट कराते हैं, जिनको पुलिस प्रशासन ने नंगा करके पूरे शहर में घुमाया था। बिल्कुल आपकी सरकार है, नहीं, अब क्या करें, पुलिस नहीं सुन रही है ना। सरकार तो आपकी है ना? नहीं, सरकार हमारी, अब नहीं सुनेंगे हम, योगी जी के पास जाएंगे हम और यही बैठे बैठे सुनेंगे, ऐसा थोड़ा है। छोटा ही है जी। नगला उदय मोहल्ला पड़ता है, उसमें जो है एक 12 वर्ष की बच्ची है, उसके साथ रात में किसी अनजान व्यक्ति द्वारा बलात्कार की घटना कारित की गई। इसमें इसके बच्ची जो है उसके पिता के साथ थाने पर आकर ये सूचना दी गई थी, जिसमें कि तत्काल थाना पुलिस द्वारा ये मौके पर जाकर इसमें जांच की गई। तो इसमें घटना सत्य पाई गई है और इसी पे आधार पर ये इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और सीसीटीवी फुटेजेस और बाकी लोगों से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी के फुटेजेस संभाले जा रहे हैं और इसमें एक व्यक्ति जो है आइडेंटिफाई हमने कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए अभी हम लोगों ने थाने से 3 टीमें बनाई हैं जो कि उसकी गिरफ्तारी के लिए निकली हुई। हम जल्दी इसमें गिरफ्तारी भी कर लेंगे और इसमें आगे की कार्रवाई इसमें लेके आएंगे और जो इसमें व्यक्ति है उसको हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी इसमें जेल जाए और उसके खिलाफ चार्जशीट लगे और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। सर, बच्ची की हालत कैसी है? क्या उसे मेडिकल की स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है या कैसी स्थिति में है? देखिए, जो बच्ची है उसके अपने पिता के साथ स्वयं थाने पर आकर ये सूचना दी गई। तो अभी उसका स्वास्थ्य ठीक, खुद चल फिर रही है, बोल रही है और मेडिकल की ये घटना रात की है और उनके बाद सुबह आकर ये बोल रही है। तो हम लोगों ने उसको वैसे भी मेडिकल चेकअप के लिए भेजना है, अगर कोई ज़रूरत होगी तो उसको वहीं पर मेडिकल उपचार भी दिया जाएगा। हेराल्ड की बात करने आया हूँ और नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही आज कांग्रेस पार्टी के पूरे इकोसिस्टम में सेंसेशन होने लगते हैं। सेंसेशन जैसे कि छटपटाहट, कपकपाहट, धड़धड़ाहट, फड़फड़ाहट, डगमगाहट, लड़खड़ाहट, और ऐसे सेंसेशन होने लाजमी भी हैं क्योंकि पकड़े जो गए हैं चोरी करते हुए फिर से, और आज़ादी के बाद आज तक अगर आप कांग्रेस का देखेंगे, एक नहीं अनेक घोटाले सामने आए, लेकिन ये अपने आप में एक ऐसा मॉडल है जो किसी के गले नहीं उतर रहा। आप मीडिया से
बड़ी संख्या में आज सुबह सुबह यहां पर आए हैं। नेशनल हेरल्ड जो नेहरू जी ने 1938 में शुरू किया, वो चल नहीं पाया। ठीक है, बहुत सारे काम है जो नहीं चल पाते। 2008 में ऐसी परिस्थितियां हो गई कि नहीं चल पाया। ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई एजेएल के लिए जो नेशनल हेरल्ड को छापते थे कि उसको बचाने के लिए एक नई कंपनी बनाई जाए यंग इंडियंस के नाम से, और उस यंग इंडियन में भी एक परिवार की 76% हिस्सेदारी दी जाए, और यंग इंडियंस बनाने के लिए भी 50 लाख का लोन ये भी कांग्रेस पार्टी ही दे। और ये लोन 50 लाख का क्यों दिया गया? एजेएल को खरीदने के लिए। यानी कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ से 50 लाख का लोन देती यंग इंडियन को बनाने के लिए, दूसरी तरफ से एजेएल है जिसके ऊपर कर्जा है, और कर्जा भी कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ का है, लेकिन संपत्ति 2000 करोड़ की है। और मजेदार बात यह है कि यंग इंडियंस के बनने के बाद मात्र 50 लाख रुपया देकर 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति यंग इंडियंस के नाम पे हो जाती, मात्र 50 लाख रुपया देकर। और जो बकाया 89.50 करोड़ 99 करोड़ 50 लाख रुपया जो बाकी था, वो कांग्रेस पार्टी माफ कर देती है। अब सवाल खड़ा यह होता है, क्या कांग्रेस पार्टी लोन दे सकती है? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी लोन दे सकती है? सबसे पहला सवाल, बच्चे का मर्डर हो जाता है, कानून व्यवस्था पर आप लगातार सवाल उठा रहे हैं। हालांकि सीएम ने आश्वासन दिया है कार्रवाई का, बीजेपी के लीडर भी वहां पहुंच रहे हैं पीड़ित परिवार से मिलने। देखिए, करीब 6 महीने से आम आदमी पार्टी की सरकार ये बात उठा रही थी, और अब पिछले 2 महीने से हम लोग जब से अपोजिशन में, तब भी हम ये बात उठा रहे हैं कि दिल्ली की न्याय व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। मगर समस्या ये है कि अभी 1 हफ्ते पहले दिल्ली पुलिस ने आंकड़े निकाले कि दिल्ली के अंदर हीनियस क्राइम कम हो गए हैं, मर्डर कम हो गए हैं, इस तरह की घटनाएं कम हो गई हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ना सिर्फ क्राइम बढ़ रहा है, बल्कि अब आंकड़ों के साथ भी छेड़छाड़ करके दिल्ली वालों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर क्राइम इतना बढ़ गया है कि कई बार तो स्कूल के बच्चे अपने ही स्कूल के एक छात्र की हत्या कर देते हैं। बुजुर्ग दंपत्ति घर पे सो रहा है, दिन दहाड़े उनके घर पे 11 बजे जो है उनकी हत्या हो जा रही है। चोरी चकारी की घटनाएं तो ऐसी हैं कि जो है फिरौती के लिए 5-5 करोड़ रुपए की जो है थ्रेट कॉल्स आ रही हैं, और अगर आप नहीं देते तो सुबह सुबह आदमी जिम करने गया, उसको ट्रैक करके उसकी हत्या कर दी जा रही है। ये बहुत ज़्यादा शर्मसार है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के मामले अपने यहाँ पढ़ने वाले करीब 327 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का वीजा अमेरिका ने कैंसिल किया है। आधे से ज्यादा इसमें भारतीय हैं। 30 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ने 10,000 भारतीय स्टूडेंट्स का एडमिशन ही खत्म कर दिया है। इनको ऑफर लेटर दिया था मार्च में, लेकिन अब एडमिशन इनका नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया ने हमारे 5 राज्यों के स्टूडेंट्स पर प्रतिबंध लगाया है। टाइम मैगजीन ने 21 साल में पहली बार एक भी भारतीय को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में नहीं लिया। मोदी जी भी उसमें से दरकिनार कर दिए गए, और अमेरिका हमको दोस्त बुला बुलाकर टैरिफ पर टैरिफ ठोके जा रहा है। तो भैया, ये जो डंका बजने की बात हो रही थी, ये बज कहां रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है और समझ में नहीं आ रहा है। और मेरा अपना मानना है कि अगर आपकी सरकार से कोई अपेक्षा थी तो वो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि गर्जना तो बड़ी दूर की बात है, वो मिमिया भी नहीं पा रहे, एक चू तक नहीं निकल रही है उनके मुंह से। सब कुछ तो कर लिया, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है भक्तों को कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, और जिस तरह से उन्होंने पहले ट्रंप जी की जीत के लिए यज्ञ किया था, एक यज्ञ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी करें। शायद अमेरिका का मन, हम विश्वास दिलाते हैं। हमारी जो 130 बैठकें हुई, उसमें हमारी जब आजीविका दीदियों से बात हुई, हर वर्ग की महिलाओं से बात हुई, तो बहुत सी महिलाओं ने यह भी बताया कि नशेबंदी सिर्फ नाम मात्र की है। जहरीली शराब, अवैध शराब
राज्य में प्रवेश कर रही है और ये सरकार और प्रशासन की देखरेख में हो रहा है। ये बहनों ने हमें बताया, एक वीडियो हमने अपनी सोशल मीडिया से भी जो है आपके सामने रखा कि वो कह रही है कि कोई नशे की पाबंदी नहीं है, अवैध शराब, जहरीली शराब आई और लोग मारे भी गए। ये आप भी सच्चाई जानते हैं। महंगाई चरम पर है, विधानसभा का अंतिम सत्र होने वाला है और उस विधानसभा के अंतिम सत्र जब जुलाई में होगा तो हम विधानसभा को एक चार्जशीट जारी करेंगे और विधानसभा में पिछले डबल इंजन की भाजपा सरकार और देश के केंद्रीय नेता भी आएंगे, प्रधानमंत्री जी भी आएंगे और अमित शाह जी सब आएंगे। पूरी तरह से उनको घेरेबंदी करने की तैयारी आधी आबादी ने शुरू कर दी है। चार्जशीट हम तैयार कर रहे हैं। ये जो अब बैठकों का दौर शुरू होगा, इसमें एक महिलाएं अपनी चार्जशीट लेकर आएंगी और हम अपना घोषणा पत्र, जो न्याय पत्र हम कह रहे हैं, हम पार्टी को सौंपने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देती हूं कि आपने अध्यक्ष बनते ही जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के काम को सबसे पहले करके जिलों को ताकत देने की कोशिश की है। मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आप लोगों ने हमें कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी का गठन जल्द होने वाला है। हमें निवेदन करते हैं अध्यक्ष जी से और शीर्ष नेताओं से, हमें बुलाकर कहा गया कि प्रदेश कार्यकारिणी में जो ऐलान होगा उसमें 33 नहीं, हम नाम दें 50% महिलाओं को प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में जगह दी जाएगी। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं दिल्ली से, आधी आबादी पूरा हक, 33% महिला आरक्षण कानून पास, लागू नहीं होने दे रही केंद्र की भाजपा सरकार। सुरक्षा के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खुद के संसदीय क्षेत्र में सामूहिक बलात्कार हुआ है। कहा है, मैं जांच करा रहा हूं। ये सच्चाइयां हैं। नीतीश जी एक मुख्यमंत्री के तौर पर इतिहास के, बिहार के इतिहास में सबसे कमजोर मुख्यमंत्री साबित होने जा रहे हैं और जो मुख्यमंत्री कमजोर होता है उसका राज्य मजबूत नहीं हो सकता है। सो एक कमजोर मुख्यमंत्री को जाना तय है और ये इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ एकजुट होते हुए करने वाला है।